फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कौन से कंडीशन के बारे में। उसका नाम है हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम एक जेस्टेशनल कंडीशन है। जेस्टेशनल कंडीशन का मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जो हमें प्रेगनेंसी के दौरान देखने के लिए मिलती है। तो ये क्या होता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी इटियोलॉजी क्या कहती है, कुछ थ्योरीज है जो इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हम टाइप्स पढ़ेंगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम के बारे में, डायग्नोसिस पढ़ेंगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम की, मैनेजमेंट पढ़ेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, एवरीथिंग रिगार्डिंग हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा और आपको इससे अच्छा वीडियो, इतना सिंपल वीडियो आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, मेरे इस वीडियो को जरूर मौका दीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। व्हाट इज हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम, ठीक है। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम, अगर हम वर्ड को ही देखें तो इस वर्ड में ही हाइपर का मतलब है एक्सेस, एमेसिस का मतलब है, अगर आप एक मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो एमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग, ठीक। और ग्रेविडारम का मतलब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान। तो अगर हम एक साधारण भाषा में इसको सोचने की और समझने की कोशिश करें तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम कहने का मतलब यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर हमें एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, प्रेगनेंसी के दौरान इनिशियल फेज में हमें वॉमिटिंग होती है, ये सबको पता है, ठीक है। हमारे फिल्मी दुनिया में, पिक्चरों में दिखाया जाता है कि अगर लड़की को वॉमिटिंग हो गई तो इसका ये साइन होता है कि वो प्रेग्नेंट है। मगर ऐसी एक कंडीशन है हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम की जिसमें एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है। अगर वो एक्सेसिव वॉमिटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम, ठीक है। तो वो मॉडरेट इंटेंसिटी से मॉडरेट इंटेंसिटी वाली जो वॉमिटिंग होती है वो हमने 16 वीक्स तक देखने के लिए मिलती ही मिलती है, ठीक है। अपने 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हमें एक मॉडरेट काइंड ऑफ वॉमिटिंग देखने के लिए मिलेगी। बट अगर ये हाइपर एमेसिस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है कि वॉमिटिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग कहते हैं इसे। इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग मतलब उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होने लगता है, ठीक है। उसके बाद हमारा डिहाइड्रेशन हमें होने लगेगा, प्लस हमें हमें बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने लगेगी, और चौथा हमें हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये चार चीज इसमें देखने के लिए मिलती है और ये चार कंडीशन अराइज हो जाती है किस वजह से? बस हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम की वजह से, एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से। तो ये तो हो गया इसका इंट्रो सेक्शन, हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर डेफिनेशन की तरफ चलेंगे तो डेफिनेशन कहता है कि वेरिएबल इन वॉमिटिंग सफिशिएंटली व्हिच कैन प्रोड्यूस द लॉस ऑफ वेट। सबसे पहली चीज इसमें डेफिनेशन में कह रहा है कि ये वेट लॉस का भी कारण बनेगा प्रेगनेंसी के दौरान, प्लस डिहाइड्रेशन का कारण बनेगा, इंट्रोडक्शन में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, प्लस एसिडोसिस होगा ड्यू टू कि क्यों? क्योंकि स्टारवेशन पे है महिला बहुत देर तक। स्टारवेशन पे क्यों है? क्योंकि वो जो भी खा रही है वो वॉमिटिंग हो जा रहा है। एनोरेक्सिया की कंडीशन जनरेट हो जाएगी। एनोरेक्सिया क्या है? तुम्हें मन नहीं होगा खाने का, नॉट वांट टू ईट एनीथिंग, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन जब जनरेट हो जाएगी, मरीज कुछ खा नहीं रहा है, जो वो लेडी है वो कुछ ले नहीं रही है, इस वजह से एसिडोसिस की कंडीशन जनरेट हो जाएगी, प्लस बहुत सारा बाइकार्बोनेट आयन का लॉस होगा ड्यूरिंग वॉमिटिंग। तो इस वजह से एसिडोसिस हमें देखने के लिए मिलेगा। प्लस हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? हमें एल्कलोसिस भी देखने के लिए मिलेगा, वो भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने के लिए मिलेगा, ड्यू टू लॉस ऑफ सोडियम आयन, ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोराइड आयन, ड्यू टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये तीन आयन्स के वजह से, लॉस के वजह से हमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी देखने के लिए मिलेगा। आप ये बात याद रखिएगा, एसिडोसिस प्लस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये दोनों चीजें हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही साथ पोटेशियम की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, पोटेशियम लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें हाइपोकैलीमिया देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स इसमें आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उन टर्म्स का मतलब नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में ही सारे टर्म्स के मतलब डालती जाऊंगी, उस टर्म्स को आप अच्छे से याद रखिएगा, जो आपके आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो हाइपोकैलेमिया क्या है? दैट इज पोटेशियम लेवल की हमारी कमी हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज हाइपोकैलेमिया। तो ये सारे कंडीशन जब अराइज होंगे तो उसको हम कहते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम। चलते हैं इसके इटियोलॉजी की तरफ, ठीक है। इटियोलॉजी क्या कह रहा है? सबसे पहले अननोन इटियोलॉजी। बहुत सारे कंडीशन में क्या है, हमें पता ही नहीं है कि क्या रीजन है हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम होने का, ठीक है। दूसरी चीज
ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज की वजह से। ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज क्या होती है? ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे वूम में, मतलब यूट्रस में अबनॉर्मल सेल ग्रोथ जब होने लगती है, वूम में, यूट्रस में हमारे अबनॉर्मल सेल ग्रोथ जब होने लगती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। अगर किसी महिला में ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज प्रेगनेंसी के दौरान देखने के लिए मिल रही है, तो उस कंडीशन में हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको भी हम एक एटियोलॉजी मानते हैं। दूसरी चीज, नल्ली पैरिटी। नल्ली पैरिटी का मतलब क्या होती है? एक ऐसी महिला जिसने अभी तक किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ये पहली प्रेगनेंसी है, तो उस कंडीशन में भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके बाद फीमेल फीटस, कभी कभार बहुत चीजों में देखा गया है कि जब महिला की जो बेबी होगा वो अगर फीमेल बेबी है, तो फीमेल फीटस के केस में हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम देखने के लिए मिलता है। अगर महिला की एज 30 साल से ऊपर है, तो 30 ईयर से ऊपर है, तो भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेटरनल ओबेसिटी, अगर महिला बहुत ही ज्यादा वजन वाली है, वजन बहुत ज्यादा है महिला का प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस कंडीशन में भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, महिला स्मोकिंग करती है। अगर महिला को कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री रही है, महिला स्मोकिंग करती है, पहली चीज, प्लस फैमिली हिस्ट्री अगर रह चुकी है, मतलब फैमिली में अगर आपको पहले भी बहुत सारी प्रेगनेंसीज में ऐसा हुआ है, फैमिली में देखा गया है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा उल्टी होती है, तो वो कंडीशन में भी फैमिली हिस्ट्री के थ्रू वो चलती आ रही है, तो वो महिला में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और अगर उसको प्रीवियस प्रेगनेंसी में, मतलब अगर मान लो कि महिला की दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है, अगर उसको पहली प्रेगनेंसी में हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम हो चुका है, तो इस प्रेगनेंसी में भी होगा, या उसके चांसेस है कि वो हो सकता है। तो ये सब कंडीशंस हो गई, ये हमारी इटियोलॉजी वाली कंडीशन हो गई कि ये कुछ रीजन होते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम होने के। ठीक है, सिंपल समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ थ्योरीज के बारे में, जो थ्योरीज दी गई हैं ऐसा पता लगाने के लिए कि आखिर हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम हमें होता क्यों है। तो सबसे पहली थ्योरी है हमारी हार्मोनल थ्योरी। हम सब जानते हैं कि जब हमारा प्रेगनेंसी वाला कंडीशन आता है, तो उस कंडीशन में हमारा एचसीजी हार्मोन जो है उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो ये सारे कंडीशंस में इन हार्मोन के बढ़ने की वजह से क्या होता है, कहा जाता है कि अगर एचसीजी और एस्ट्रोजन का लेवल हमारा बहुत ज्यादा होता है, तो वो हमारे वॉमिटिंग सेंटर को, दैट इज मेडुला ऑब्लंगाटा, ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, उसको हम कहते हैं वॉमिटिंग सेंटर ऑफ ब्रेन। ठीक है। तो वॉमिटिंग सेंटर में क्या होता है कि वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो महिला जो है हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम के कंडीशन में चली जाती है। तो ये एक हो गया। ठीक है। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि प्रोजेस्टेरोन अधिक होने की वजह से क्या होता है, कार्डियक इंस्फिंक्टर हमारी ढीली हो जाती है। कार्डियक इंस्फिंक्टर क्या होती है? कार्डियक इंस्फिंक्टर वो जोड़ है जो हमारे ईसोफेगस और स्टमक के बीच में है। ठीक है। वो इंस्फिंक्टर, कार्डियक इंस्फिंक्टर को हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर भी बोलते हैं, जो हमारे पेट और हमारे ईसोफेगस को कनेक्ट करने वाला जो ज्वाइंट है, वो जो इंस्फिंक्टर होता है, वो बेसिकली वो वहां से ढीला हो जाता है, या उसके जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता है वो चली गई है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये भी एक थ्योरी है जो कि कहती है कि इस कंडीशन में महिला हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम में जा सकती है। दूसरी थ्योरी क्या कहती है? डाइटरी डेफिशिएंसी थ्योरी बनी है। डाइटरी डेफिशिएंसी थ्योरी हमारी क्या कहती है कि अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हमें होगी, अगर हम प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट अमाउंट नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारी हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्लस हमारी विटामिन बी1 डेफिशिएंसी अगर होती है, विटामिन बी1 डेफिशिएंसी क्या है? विटामिन बी1 डेफिशिएंसी हमारी थायमीन की डेफिशिएंसी अगर हमें होती है, तो भी हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम के कंडीशन में जा सकते हैं। प्लस हमारा प्रोटीन कंटेंट अगर बहुत कम है प्रेगनेंसी के दौरान, तब भी हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम के कंडीशन में जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, किसी चीज से अगर हमें एलर्जी है, ठीक है, किसी प्रकार की एलर्जी है, और हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में ये भी कहा गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थ्योरी में ये भी कहा गया है कि हमारी जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी मतलब हमारे पेट में जो मूवमेंट्स होते रहते हैं जीआई ट्रैक्ट में, वो मूवमेंट बहुत ही कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस ऐसा भी कहा जाता है कि अगर महिला को पहले से कोई डिजीज कंडीशन है, जैसे वो डिजीज कंडीशन हमारी किडनी की हो सकती है, लिवर की हो सकती है, हार्ट की हो सकती है, ब्रेन की हो सकती है, इन 4 वाइटल ऑर्गन्स में से अगर किसी भी चीज की कंडीशन पहले से उस महिला को है, तो भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम होने के चांसेस बहुत ज्यादा
बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो थी वो थ्योरीज थी जो कहती है कि क्यों हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम हो रहा है। शायद आपको ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ अभी तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और मैं इस हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम के चैप्टर को मैंने बहुत ही इजीली आपको समझाने की कोशिश की, बहुत इजी वे में अभी तक समझाया है, और आगे भी जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं, जो भी चीजें आने वाली हैं, वो आपको बहुत इजी वे में मैं बताऊंगी, हिंदी में बताऊंगी। बहुत सारे लोग नहीं कैच कर पाते हैं, टर्म्स को अच्छे से समझाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम आगे चलते हैं कि अब क्या बचा है। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स पे। ठीक है, तो हाइपर एमिसिस ग्रेविडारम के टाइप्स क्या होते हैं? देखो, दो टाइप होता है। एक होता है हमारा अर्ली हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम, एक होता है हमारा लेट हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। तो अर्ली और लेट में देखो क्या है, उसमें दोनों में वॉमिटिंग की कंडीशन है, बट अगर अर्ली हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम है तो उसमें हमें डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर लेट हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम है तो उसमें स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन दोनों देखने के लिए मिलेंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेट हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम एंड अर्ली हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अर्ली की कंडीशन में हमें स्टारवेशन डिहाइड्रेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट लेट के कंडीशन में हमें डिहाइड्रेशन प्लस हमें स्टारवेशन देखने के लिए मिलेगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब उसमें साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं तो मेन तो हो गया हमारा कि एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है। उस एक्सेसिव वॉमिटिंग के साथ ना रेचिंग फीलिंग बोलते हैं। रेचिंग रेचिंग का मतलब क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ अ फीलिंग कि तुम्हें वॉमिटिंग आने वाली है, कुछ तो गले तक आ रहा है पर वो बाहर नहीं आ रहा। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रेचिंग। तो रेचिंग वाली कंडीशन हो सकती है। प्लस ओलिग्यूरिया की कंडीशन में पेशेंट जा सकता है। ओलिग्यूरिया क्या है? इट इज अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट, हमारा डिक्रीज हो जाता है लेस देन 500 ml इन 24 आवर्स। हमारे 24 घंटे के दौरान में अगर 500 ml से कम हमारा यूरिन आ रहा है तो उसको हम ओलिग्यूरिया कहते हैं। तो वो कंडीशन में भी हम जा सकते हैं। प्लस हमारा वॉटरी एंड बिलियस वॉमिटिंग होगा। वॉटरी एंड बिलियस वॉमिटिंग का मतलब क्या है? वॉटरी का मतलब पानी जैसा वॉमिटिंग होगा, बिलियस का मतलब होता है बाइल कंटेंट हमारे वॉमिटिंग में आएगा। बाइल कंटेंट कहां से? गॉल ब्लैडर से बाइल कंटेंट आएगा, जिसकी वजह से हमारी जो वॉमिटिंग होगी वो येलो कलर की हो जाएगी, या तो वो वॉमिटिंग ग्रीन कलर की हो जाएगी। तो दैट इज कंसिडर्ड एज बिलियस वॉमिटिंग। उसके बाद हमें एपीगैस्ट्रिक पेन होगा। एपीगैस्ट्रिक पेन कौन सा रीजन है? एपीगैस्ट्रिक ठीक हमारे चेस्ट एरिया से नीचे वाला जो मिड पॉइंट होता है, दैट इज एपीगैस्ट्रिक, और उसमें हमें पेन महसूस होगा, जो कि हम कहते हैं जब हमें गैस होती है तो हमें जहां पे पेन महसूस होता है, ठीक वही पॉइंट है एपीगैस्ट्रिक पेन का। तो वो एपीगैस्ट्रिक पेन भी हमें महसूस होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं टायलिज्म। टायलिज्म क्या होता है? इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म। टायलिज्म का मतलब होता है कि हमें एक्सेसिव सलाइवा जनरेट होगा। ठीक है, हमारे मुंह में बहुत ज्यादा थूक उत्पन्न होगी, तो दैट इज व्हाट, बहुत ज्यादा सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज टायलिज्म। उसके बाद हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है, हमें फटीग महसूस हो सकता है, थकान महसूस होगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा। एनोरेक्सिया मतलब डोंट वांट टू ईट एनीथिंग। ठीक है, नॉट फीलिंग टू ईट एनीथिंग, तो वो एनोरेक्सिया वाली कंडीशन जनरेट हो जाएगी। प्लस डिहाइड्रेशन देखने के लिए मिलेगा, ये हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। प्लस हमें कीटोसिस देखने के लिए मिलेगा। कीटोसिस का मतलब क्या होता है? कीटोसिस का मतलब होता है कि कीटोन बॉडीज हमारी बिल्डअप हो जाती है हमारे बॉडी में, तो उसको हम कीटोसिस कहते हैं। पर ये कीटोन बॉडीज क्या होता है? तो कीटोन बॉडीज एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट तब होता है जब बॉडी जो है फैट को ब्रेक डाउन करने लगती है। फैट को ब्रेक डाउन करने लगती है एनर्जी के लिए, क्योंकि नॉर्मल हमारा कार्बोहाइड्रेट उसके पास प्रेजेंट नहीं है। फिर से मैं बोलती हूँ कि हमारी बॉडी क्या होता है, सीवियर कंडीशन में हमारा फैट ब्रेक डाउन करने लगती है। ठीक, फैट को तोड़ने लगती है एनर्जी के लिए, जब उसके पास नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रेजेंट है, तो वो फैट की तरफ जा रही है, और उससे जो फैट तोड़ने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो होते हैं हमारे कीटोन्स। अगर हमारे डिहाइड्रेशन और ये वॉमिटिंग की कंडीशन में यही कंडीशन अराइज हो जाती है, जिसकी वजह से कीटोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कीटोसिस हमें देखने के लिए मिलेगा। कीटोन बॉडीज हमारे यूरिन में
आने लगेगी कीटोन्स, तो वो हम यूरिन एनालिसिस भी इसलिए कर पाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मसल वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग मतलब आदमी जो है कमजोर आपको समझ में आने लगेगा, वेट लॉस होने लगेगा। आप इतना याद रखें कि 5% ऑफ प्रेगनेंसी वाला जो वेट लॉस उसका बढ़ा होगा वो डिक्रीज होने वाला है इन केस ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। टेकिकार्डिया, पल्स रेट बहुत ज्यादा हाई रहेगी। टेकिकार्डिया का मतलब आपको पता ही है। पोस्चरल हाइपरटेंशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन, सॉरी, पोस्चरल हाइपोटेंशन का मतलब क्या है कि अगर आप एक सटीक पोस्चर मेंटेन करने के दौरान अगर आपका बीपी अगर झट से गिर जा रहा है तो उसको हम कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। और पोस्चरल हाइपोटेंशन का कंडीशन कब देखने के लिए मिलता है? तब देखने के लिए मिलता है कि जब इंसान जो लेडी है वो सोई हुई है, उसके बाद अचानक वो अगर अपने बिस्तर से उठती है तो अचानक उसकी बीपी बहुत ही डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से वो चक्कर खा के गिर जाती है, तो उसको हम कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन का कंडीशन, ठीक है। उसके बाद ड्राई कोटेड टंग, ड्राई हो जाएगी टंग, वॉमिटिंग हो रही है बहुत ज्यादा, इस वजह से टंग भी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, प्लस एसीटोन स्मेल आने लगेगी माउथ से ना। जब हम बहुत ज्यादा वॉमिटिंग वाले कंडीशन में जाते हैं तो एसीटोन स्मेल कैसी होती है? फ्रूटी महक होती है। फ्रूटी महक मतलब मीठी सी एक महक हमारे मुंह से आने लगती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रूटी स्मेल को हम कहते हैं एसीटोन स्मेल, हमारे मुंह से आने लगती है। तो ये सारे होते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स इन केस ऑफ जेस्टेशनल कंडीशन विच इज हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। अभी तक आपको समझ में आया सारी चीजें? नेक्स्ट हम जाने वाले हैं हमारे डायग्नोसिस पे। हमारे डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले तो वॉमिटिंग बहुत ही क्लियरली दिख रही है, मरीज ये चीज अपनी हिस्ट्री में आके सबसे पहले यही बताएगा कि उसको एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको ये हो रहा है। तो हमें क्या है, उसको डिटेक्ट करना है कि क्या क्या चीजें उसके बॉडी में डिफिशियंसी में चल रही हैं और क्या क्या चीजें, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसको चेक करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे, हमें यूरिन एनालिसिस करके देखना है कि कीटोन बॉडीज हमारी रिलीज हो रही होंगी उसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट चेकिंग करेंगे, एलएफटी करेंगे मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखेंगे, क्योंकि हमें हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम के कंडीशन में बच्चे को भी देखना है ना कि वो ठीक है कि नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी भी करेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे, ये सारे टेस्ट हम करवाएंगे और हम डिटेक्ट करेंगे हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम का। चलते हैं हम किसकी तरफ? मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वही चीज आपको एग्जाम में भी बहुत बार पूछता है और आपके दिमाग में यही चीज होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कंडीशन है वो तो हमने बुक में पढ़ ली, मगर हमें उस कंडीशन को अप्लाई करना है, मैनेजमेंट के थ्रू ही अप्लाई कर पाएंगे ना। तो दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। हाइपरेमेसिस के कंडीशन में मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल उसका क्या है, हमें क्या करना है, हमें वॉमिटिंग कंट्रोल करना है। टू कंट्रोल वॉमिटिंग, सबसे पहला प्रिंसिपल। टू करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी हमें करेक्ट करना है। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम अगर हमने ठीक नहीं किया तो हमें कॉम्प्लिकेशन होगा, तो हमें उन कॉम्प्लिकेशंस को भी कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है। एंड टू करेक्ट मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, जो भी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हुआ है उसको भी हमको करेक्ट करना है, ये हमारा प्रिंसिपल मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट में कि कौन कौन से ड्रग्स है जो हमें देने हैं इन केस ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। तो एंटी एमेटिक मेडिकेशन देंगे। एंटी एमेटिक मतलब जो वॉमिटिंग को कंट्रोल करने वाली मेडिकेशन है वो हम देंगे। उसमें सबसे पहले आता है प्रोमेथाजिन, हम देते हैं। प्रोमेथाजिन कैसे दिया जाता है? 25 mg हमारा चलता है आईएम, बीडी और टीडीएस, ठीक है, ये हो गया प्रोमेथाजिन। फ्लूप्रोमाजिन चलता है, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन हमारा साइकेट्रिक कंडीशंस में भी ये ड्रग दी जाती है, प्लस हमें एंटी एमेटिक मेडिकेशन भी है ये, तो ये चलती है हमारी 10 mg आईएम जाती है ये भी, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकोर्टिसोन मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है, हाइड्रोकोर्टिसोन दिया जाता है, 100 mg आईवी दिया जाता है ड्रिप सेट में, ठीक है। प्रेडनिसोलोन ओरली चलता है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी साथ साथ देना है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में हमें विटामिन बी1 देना है, हमें विटामिन बी6 देना है। बी6 हमारा पायरोडॉक्सिन हो गया, विटामिन बी1 हमारा थायमिन हो गया, विटामिन बी12 हमारा कोबालामिन हो गया। तो ये सारी चीजें हमें देनी है उसकी डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए। प्लस विटामिन सी देना है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें मैनेजमेंट में करनी है और आप ये चीज याद रखिएगा। फ्लूइड के केस में क्या क्या चलेगा? 5% डेक्सट्रोज चलेगा, ठीक है। आरएल चलेगा, 24 आवर्स तक चलेगा 5% डेक्सट्रोज और आरएल, प्लस हमारा पोटेशियम सप्लीमेंट्स हमें देना है, ठीक है। कमिंग टुवर्ड्स नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे? तो नर्सिंग मैनेजमेंट में ये सारे सिम्टम्स को हमें दूर करने के लिए जो भी हो सकेगा वो सारी चीजें करेंगे। नोजिया हमें कंट्रोल करना है, आईवी फ्लूइड हमें अच्छे से मेंटेन करना है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए मरीज में। उसके लैब टेस्ट के जो भी रिपोर्ट आएंगे उसको हम अच्छे से असेस करेंगे, जहां भी हमें डेफिशिएंसी देखने के लिए मिल रही है उसको हम ट्रीट करेंगे।
मॉनिटर करेंगे, यूरिन एनालिसिस हमें पक्का से पक्का करते रहना है, बच्चे का फीटल हार्ट रेट चेक करते रहना है, फीटल मॉनिटरिंग करते रहना है, इनटेक एंड आउटपुट पेशेंट का मेंटेन करके चलना है, पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रिच डाइट देनी है, और हमें फ्लूइड अगर नहीं वो उसको डाइजेस्ट हो पा रहा है तो हमें लिक्विड डाइट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, और मील्स जो होनी चाहिए वो छोटे छोटे इंटरवल में होनी चाहिए, प्लस हल्की मील्स होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भारी मील्स हमें नहीं देना है, ठीक है। और हमें पेशेंट को मोटिवेट करना है कि वो हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम के कंडीशन को ओवरकम कर लेगी, और इसकी वजह से अबॉर्शन की तरफ हमें नहीं जाना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपके नर्सिंग मैनेजमेंट में है, ये सारी चीजें आपको करनी है। जो भी डॉक्टर ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें दवाइयां पेशेंट को देनी है, ठीक है। तो ये आप करने वाली है नर्स एज अ नर्सिंग प्रोफेशनल, ठीक है। उसके बाद कमिंग टूवर्ड्स द कॉम्प्लिकेशन पार्ट, तो कॉम्प्लिकेशंस भी इसके बहुत सारे हैं। कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन हमारा है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा, ये हमें पता है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा। दूसरी चीज एक वर्ड है, जो एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी की कंडीशन में क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट की इस कंडीशन की वजह से, हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम की वजह से पेशेंट का मेंटल कंडीशन ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होगा, लॉस ऑफ मेंटल एक्टिविटीज, बैलेंसिंग प्रॉब्लम होने लगेगी, तो दैट इज कंसिडर्ड एज वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। थायमीन डेफिशिएंसी होगा, ठीक है, विटामिन के डेफिशिएंसी होगा, विटामिन के डेफिशिएंसी के वजह से मैटरनल कोएगुलोपैथी हो सकती है। मैटरनल कोएगुलोपैथी का मतलब, कोएगुलोपैथी का मतलब क्या है, कोएगुलोपैथी का मतलब ये है कि जो ब्लड की क्लॉट होने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, वो इम्पेयर्ड हो जाती है, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो अगर ब्लीडिंग आपको कहीं से हो रही है तो वो होती ही जाएगी, वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी, जिसको हम कहते हैं कोएगुलोपैथी। तो मैटरनल कोएगुलोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्लस इंट्राक्रेनियल हैमरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये हमारा कॉम्प्लिकेशंस में हो सकता है। उसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं मैलरी विस टीयर। मैलरी विस टीयर का मतलब क्या होता है, जो हमारी कार्डियक स्फिंक्टर वाला पोर्शन है ना, जो हमने डिस्कस किया कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल जॉइंट जहां पे है, जहां पे हमारा पेट और हमारा ईसोफेगस जहां पे जुड़ा हुआ है, वहां पे क्या है, एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से वहां टीयर आ जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा, मतलब वहां कट जाएगी वो चीजें ना, वहां की बार बार वो वॉमिटिंग मूवमेंट होने, वॉमिट वाला जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से एक्सेसिव और फोर्सफुल वॉमिटिंग्स की वजह से क्या होगा, वो जो इनर लाइनिंग होगी, इनर लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, वहां पे कट जाएगा, टीयर आ जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं मैलरी विस टीयर, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह का ईसोफेजियल रप्चर होता है जिसको हम कहते हैं बोर हेव सिंड्रोम। बोर हेव सिंड्रोम में भी यही होता है, ईसोफेजियल रप्चर हो जाता है ड्यू टू फोर्सफुल एंड एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से। आशा करती हूँ कि आपको हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश की है कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके से समझा पाऊं, छोटे छोटे पॉइंट्स में चीजों को मैंने तोड़ दिया है, और कोशिश की है कि पूरा कवर भी हो जाए आराम से। तो आप, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आपको इससे कुछ समझ में आया है तो जाहिर सी बात है आपके दोस्तों को भी वो चीज समझ में आएगी। तो पूरा यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल का नाम है माई लाइफ स्टेप्स। थैंक यू।